मीर यार बलूच के नाम से एक अकाउंट जो पिछले साल बना है वो सामने आया और उसने ये कहा कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बलूचिस्तान आजाद हो गया है। इसकी मेरे ख्याल में मानी तो ये है कि तो हम लोग फिर अभी क्यों असाइलम एग्जाइल में रहते हैं, हम लोग क्यों चुप रहे हैं, हम लोग क्यों पहाड़ों में बैठे हैं, हम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बलूचिस्तान आजाद है तो हमें अपने देश में होना चाहिए। क्यों हम लोग पहाड़ों में भटक रहे हैं, क्यों हमारे नौजवान अभी अपहरण उनका हो रहा है। रेहान साहब, आप लोगों ने हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हेरोस। इस ऑपरेशन का क्या एजेंडा है? हम समझते ये हैं कि आर्म स्ट्रगल के बगैर बलूचिस्तान की आजादी मुमकिन नहीं। हमारी ये पार्टी की बुनियादों में है कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बाहर रहकर बलूचिस्तान की जो जंग है आजादी की उसकी हिमायत करेंगे। ये जो इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ जो पाकिस्तान आपको काउंटर कर रहा है, कितना सस्टेन कर पाएंगे? जब तक एक भी बलोच रहेगा तो ये हमारी संघर्ष रहेगी। पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं बड़ी फौज है और पाकिस्तान के पास वेपन्स है। पाकिस्तान के पास यूएस की बहुत सहायता है, उसके साथ बिजनेस करते हैं, उनको पैसे देते हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा देश नहीं है। उनके रगों में हम पाकिस्तान के लिए नफरत भरते हैं। बलोच एक नेशन है, हजारों सालों से हमारा वजूद है। जब इस्लाम नहीं था बलोच थे, तो हमारे रिश्ते हैं भारत के साथ हजारों सालों से। हिंगलाज माता है हमारी जमीन पर। शायद मुझे कल कत्ल किया जाए लेकिन मेरा बच्चा लड़ेगा, मेरी बेटियां लड़ेंगी और ये संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये आरोप झूठे हैं, चाहे वहाँ के पत्रकार हो या फिर सरकार हो, वो कहती है कि ये आरोप झूठे हैं। जो भी लोग आप क्लेम कर रहे हैं कि गायब हुए हैं, या तो उन्होंने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है या फिर वो कहीं और चले गए हैं, जैसे अब्रॉड चले गए हैं, वहां जाकर के सेटल हो गए हैं। कोई भी देश का व्यक्ति हो जो बलूचिस्तान के बारे में सुनेगा, वो एक उसके दिल में दर्द हो, वो इंसान हो, मानव हो, तो बलूचिस्तान का समर्थन करेगा। For the past 1 month, the entire nation was witnessing the conflict between India and Pakistan. And in between this entire episode, the topic of Balochistan again came up. The independence of Balochistan became a talking point again, but this has not happened for the first time. India has always supported the freedom of Balochistan from the knuckles of Pakistan. Today, we are joined by Qazi Muhammad Rehan, who is Information and Cultural Secretary of Baloch National Movement, and he is currently serving as BNM official spokesperson. He has also served in this position from 2008 to 2009 as the youngest cabinet member in BNM history. He is also the founding director of the party's printing organization, Rumbus Publication, which was founded in 2015. Let me give a brief history of Baloch National Movement. The organization was founded in December 1987, and it is one of the oldest party fighting for complete freedom of Balochistan from Pakistan. BNM has the mass support in Balochistan, and in 1988, for a short period of time, they participated in Pakistan parliamentary politics also. The party soon became the strongest political force in Balochistan and won several seats in Balochistan Assembly and Pakistan National Assembly. BNM was able to form a provincial government also, but after witnessing that, Pakistan has not changed its oppressive mindset toward Baloch people and continues exploiting Balochistan by every means. BNM in 2004 withdrew from parliamentary politics and again made complete independence as its core demand. Rehan Saab, namaskar and welcome to Organizer. नमस्ते। मैं चाहूंगा कि हम लोग हिंदी में बात करें। वी डोंट हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट हियर, सो इंस्टेड ऑफ नो इंग्लिश आई इशू। विल स्पीक। हम लोग हिंदी में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं शुरू करूंगा आपके जो हालिया जो आपने एक स्टेटमेंट जारी किया और जिसमें आपने बताया कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बालूचिस्तान इन इंडियन मीडिया हो रहा है। भारतीय मीडिया में बालूचिस्तान का मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और उस स्टेटमेंट में आपने लिखा कि certain segments of Indian media have been discussing a so-called Republic of Balochistan. Some individuals are exploiting the atmosphere to draw attention through misleading content. इससे पहले भी आपने कहा था कि BNM also rejected a claim regarding formation of Balochistan government by a person claiming to be Prime Minister of Balochistan in exile. क्या है ये स्टेटमेंट जारी करने की क्या वजह है?
जी, जी। जी, आज़ाद, एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया कि हम लोग यहाँ इस पर बात करते हैं, और आपने जो प्रश्न उठाया, इस पर भी बहुत अच्छा किया आपने, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसमें ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह कोई स्टेट होता है, तो उसकी गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा उसकी बात सुनी जाती है, जो होगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आएगी, तो मेरे ख्याल में आप उसी को मानेंगे। अगर मैं कोई बात करूँ इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ़ पर कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है, वो किया है, तो मेरे ख्याल में आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, और आप एक अच्छे जर्नलिस्ट के नाते इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान के मामले में ये देखा जा रहा है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन है, हम अपनी पार्टी की मिसाल देते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके डिपार्टमेंट है, फॉरेन डिपार्टमेंट है, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, इन्फॉर्मेशन एंड कल्चरल एक एक डिपार्टमेंट भी है, आईटी एंड इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट है। और आपने अगर देखा होगा, तो हमारी पार्टी सिर्फ इंग्लिश, उर्दू और बलूची ब्रावी जुबान में नहीं, बल्कि दुनिया के 11 बड़े जुबानों में हम लोग अपनी बात उसमें करते हैं। आज ही हम लोगों ने पिछले दिनों हिंदी को भी उसमें ऐड किया था। हिंदी है, डच है, और नीदरलैंड्स की लैंग्वेज है, बहुत सारे 11 जो जुबानें हैं, उसमें हम अपनी बात रखते हैं। मेरे ख्याल में कोई कम्युनिकेशन का इश्यू भी नहीं है। आज के दौर में राब्ता करना आसान होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि मीर यार बलोच के नाम से एक अकाउंट जो पिछले साल बना है, वो सामने आया, और उसने ये कहा कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आजाद हो गया है। इसकी मेरे ख्याल में मानी तो ये है कि, तो हम लोग फिर अभी क्यों असाइलम एग्जाइल में रहते हैं? हम लोग क्यों चुप रहे हैं? हम लोग क्यों पहाड़ों में बैठे हैं? हम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर बलूचिस्तान आजाद है, तो हमें अपने देश में होना चाहिए। क्यों हम लोग पहाड़ों में भटक रहे हैं? क्यों हमारे नौजवान अभी अपहरण उनका हो रहा है? तो बलूचिस्तान की आजादी की उन्होंने घोषणा की, और फिर इंडियन मीडिया के एक हिस्से में हमने ये देखा कि वो लोग भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा हो चुकी है, बलूचिस्तान एक आजाद देश बन गया है। तो इस बात पर हमें एक चिंता हुई कि ये एक तरह से गलत बात कर रहे हैं, और एक ख्याली तसव्वुराती दुनिया दिखा रहे हैं, जो जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। एक मायावी उन्होंने एक बात रखी है, जो हकीकत में नहीं है। बलूचिस्तान अपनी पाकिस्तान के कब्जे में है, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मीर यार बलोच, बहुत ही एक मजाक बनाया हुआ है, एक जोक बनाया हुआ हाँ, है मीर यार बलूचिस्तान। हाँ, मैंने शायद आपको भी भेजा था, एक एआई जनरेटेड वॉइस के ज़रिए वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है। तो एक शख्स, एक व्यक्ति अपनी आवाज़ में बात नहीं कर सकता, उसको आप उठाकर बलूचिस्तान का नेता बना रहे हैं, और इतना बढ़ा-चढ़ा कर बात कर रहे हैं कि मीर यार बलूच ने ये कहा है। अरे! मीर यार बलूच कौन है? कहाँ से हैं? उसकी कोई तस्वीर आप दिखाएँ, उसका वीडियो दिखाएँ, किस ऑर्गनाइज़ेशन से बिलॉन्ग करते हैं। और उन्होंने हुँ, पिछले, हम लोग जिस तरह आपने हमारी पार्टी का बताया, तो हम कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं खुद 24 साल से संघर्ष में हूँ। तो ये मीर यार बलूच को कभी हमने नहीं देखा, यानी जेल में गए, लाठी खाई, क्या क्या किया, कहाँ से आए? तो इस तरह की चीजों को हम ये विनती रखते हैं आप दोस्तों के सामने कि आप लोग, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप साथ में बिठाएंगे, वो जो बात करेंगे, तो वो बात फिर प्रैक्टिकली भी सही होगी। मीर यार बलूच सोशल मीडिया पर बैठकर बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा करते हैं, और इसके साथ फिर क्या हुआ? फिर हमने ये देखा, एक नेटवर्क बन गया। हम लोगों को हुँ, मॉनिटर कर रहे हैं। मैं शायद उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके नाम का भी चर्चा हो। लेकिन हुँ, इंडियन मीडिया मेरे ख्याल में उन्हें अच्छे से जो लोग बलूचिस्तान को कवर करते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं, और मैंने उनके कुछ वीडियो भी आपको भेजे हैं। वो बैठकर हुँ, इंडियन मीडिया में बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा है, और उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है पिछले हुँ, कुछ दिनों में। मैंने, अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, तो उसके कई वीडियोज़ आपको नज़र आएँगे। हुँ, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने क्या किया था, वो बैठकर रा को गालियाँ दे रहा है, और वो बैठकर हुँ, ब्लेम कर रहा है कि रा बलूचों को फंडिंग कर रहा है, इतने बिलियन, इतने पैसे खाए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ऐसे लोगों हुँ, को स्पेस नहीं देना चाहिए, जो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, और जब उनको पैसे मिलने कहीं से बंद हो जाते हैं, तो फिर वो विरोध में चले जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि आप पैसे दोगे तो हम रेहान साहब आपकी जुबान आप बोलेंगे। ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि
जो इस तरीके के लोग हैं, जो रियल कॉज है, जो फ्रीडम ऑफ बालूचिस्तान के लिए जो सही सचमुच में लोग जो जमीन पे लड़ रहे हैं या जो अपनी जान दे रहे हैं बालूचिस्तान में, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यकीनन नैरेटिव के हवाले से इफेक्ट होता है और एक इफेक्ट तो भारत एक बड़ा देश है, उसको सच मालूम होना चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके फॉलोवर के हिसाब से अगर देखें, फिर मीर यार बलूच को 3-4 दिन में 1 लाख लोग भारत से जब फॉलो करेंगे, फिर वो यही समझेंगे कि यही सच बोल रहा है, यही बलूचिस्तान का नेता है, तो लाजमी बात है कि इफेक्ट होगा। हमारी बात पीछे दब जाएगी, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो संघर्ष है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, वो तो पीछे चले जाएगा। देखिए, हमें एक और सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों एग्जाइल गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट नहीं करते, आप क्यों अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाते। देखिए, जो संघर्ष हमने देखा है, इस तरह की चीजें सिंबॉलिक होती हैं। अगर हमें इनकी जरूरत हुई तो हम जरूर एग्जाइल गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये चीजें सारी सिंबॉलिक होती हैं। इसका कोई हमारी जद्दोजहद पर असर नहीं पड़ता। अगर हम अपनी जद्दोजहद कोई एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह चलती है। हमारी पार्लियामेंट है, सेंट्रल कमेटी हमारी पार्लियामेंट का काम करता है, हमारी कैबिनेट है, वहां पर सारे डिसीजन होते हैं और हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं पार्टी के अंदर। इलेक्शन में फिर एक बहुत बड़ा सेशन होता है जिसमें सब हमारे जो बयान रखने वाले लोग, पॉलिटिकल जो विजडम होता है, जिनको चुन चुनकर पूरे बलूचिस्तान से उनको एक जगह बिठाया जाता है और वो फिर बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं। अभी इस आप मैंने देखिए कितनी सारी चीजें आपको बताई। सैकड़ों लोगों को बिठाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, फिर उसके हजारों मेंबर्स होते हैं। तो आप उनको छोड़कर एक व्यक्ति को जब आगे उठाकर लाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये उन लाखों हजारों लोगों के साथ भद्दा मजाक होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, और वो लोग शहीद भी हो रहे हैं इस संघर्ष में। हमारी पार्टी के 200 से अधिक पॉलिटिकल कारकुन शहीद हुए हैं। हमारे पार्टी के लोग अपहरण कर किए गए, अभी तक एनफोर्स डिसअपेयर हैं। और अभी अभी और जो लोग संघर्ष में लड़ रहे हैं, हर रोज अगर आपके पास न्यूज आते हैं तो आप देखें, हर रोज किसी को अपहरण किया जा रहा है, किसी को किल एंड डंप पॉलिसी के जरिए टारगेट करके उसको मारा जा रहा है। तो इन सब को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए जो इन सारे लोगों के बारे में लोगों से कटा हुआ है, बिल्कुल अलग थलग से वो आता है और फिर कहता है कि मैं बलूचिस्तान का नेता हूँ। तो हमने उस पर नायला कादरी की भी उसको सो कॉल्ड गवर्नमेंट को नहीं माना था, नहीं मानेंगे। अगर इसकी कोई जरूरत हुई तो सारे जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, उनको साथ बैठकर इसका फैसला करना चाहिए कि वो कोई एग्जाइल गवर्नमेंट बनाएंगे या एग्जाइल गवर्नमेंट की जगह कोई और सेटअप के साथ जाकर काम करेंगे, क्योंकि इस एग्जाइल गवर्नमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसमें आपको फिर आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपकी कैबिनेट में कौन लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे। तो हमारा तो देश नहीं है कि हम लोग अपनी जनता के पास जाकर कोई वोट का करें। कब्जे में है, कब्जे में एक जो सिचुएशन होता है उसको आप समझे कि वो इतना इजी नहीं होता। हम्म। रेहान साहब, आप लोगों ने हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हेरॉफ। अ, इस ऑपरेशन का क्या एजेंडा है? मतलब तमाम ऑलरेडी आप लोगों का कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग लेवल पे। ये जो ऑपरेशन हेरॉफ है, इसके पीछे की क्या योजना है और क्या पर्पस है इसका? देखिए, मैंने पहले बताया कि एक देश जब होता है तो उसकी आर्मी होती है और उसकी गवर्नमेंट होती है, तो सब पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, उनके लिए कोई इस तरह का इशू नहीं होता, कोई उनको टेररिस्ट हम्म। ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता। लेकिन हमारी जो संघर्ष में है, पाकिस्तान एक कंट्री है जो यूएन का मेंबर है, तो वो अपनी भी चाल चलता है, प्रेशर रखता है, और जितने भी उनके सोर्सेज हैं, तो उनके जरिए वो जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनको टेररिस्ट घोषणा किया जाता है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ उनके बारे में पूरी दुनिया में यही है। तो इसलिए हम लोगों ने, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, हमारी पार्टी है, वो आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट जरूर करती है, और हम समझते ये हैं कि आर्म्ड स्ट्रगल के बगैर बलूचिस्तान की आजादी मुमकिन नहीं। हमारी ये पार्टी की बुनियादों में है कि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बाहर रहकर बलूचिस्तान की जो जंग है आजादी की, उसकी हिमायत करेंगे। और इनमें से एक पॉइंट अगर कोई नहीं मानेगा तो हमारी पार्टी का वो मेंबर नहीं बन सकता। हम और हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी पार्टी के अंदर बैठकर इनमें से किसी को विड्रा नहीं कर सकता।
तो इस बात पर हमें पूरा यकीन है जो लड़ाई चल रही है वो ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो हुँ, पॉलिटिकल डिस्टेंस है उसको हम रखते हैं ताकि दुनिया में हुँ, हम यूएन में जा सकें, अपनी बात रख सकें। तो जो आपने यूरोप बलूची ज़ुबान का एक वर्ड है जिसकी मानी सबको लपेट कर ले जाना, जो हवा चलती है नीचे से प प ज़मीन को झाड़ू देते हुए, तो या पानी का बहाव जब चलता है ज़मीन में बहता हुआ, तो इन इन दोनों को एयरोप कहते हैं, लपेट में आँधी आप कह सकते हैं उसको। तो आँधी इसके शब्द से नज़दीक एक वर्ड है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। तो इसमें जो पॉलिटिकल जो एक आर्म्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है बलोच लिबरेशन आर्मी, तो उसका हुँ, ये कहना है कि हम इसके ज़रिए अपनी जो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान पर अपना होल्ड रख सकते हैं या नहीं। तो इस ऑपरेशन का एक मेन हुँ, कांसेप्ट यही है, इसमें वो सड़कों पर जाकर रोड ब्लॉक करते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं, फिर वो शहर को अपने कब्जे में लेते हैं कुछ समय के लिए, पूरा कब्जे में नहीं रखते, लेकिन एक समय के लिए शहर को अपने कब्जे में रखते हैं, वहाँ पर अपना कंट्रोल दिखाते हैं। एक सिंबॉलिक तरह से हुँ, वो पूरे हुँ, विश्व को ये बताना चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान हुँ, पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं और हम हुँ। बलूचिस्तान की आर्मी के साथ निमट सकते हैं। तो ये एक तरह से एक मैसेज है उनका कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आप ये समझें कि बलूचिस्तान की आज़ादी को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। तो ये एक हुँ। उनका पूरा मैसेज यही है। आपने पाकिस्तान की बात की। जिस तरीके से आपका फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जितनी तेजी से आप जिस इंटेंसिटी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। क्या लगता है कि जो बीएनएम की जो लीडरशिप है कितनी तैयार है अपने स्ट्रगल के लिए, और ये जो इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ जो पाकिस्तान आपको काउंटर कर रहा है, कितना सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान एक, मान लीजिए, एक देश है, उसके पास पूरी आर्मी है, और आप लोग मान लीजिए कि कहीं छुप के ऑपरेशंस करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। क्या क्या लगता है कैसे सस्टेन कर पाएंगे? जिस तरह हम लोगों ने पिछले 70 सालों 75 सालों से सस्टेन किया है, तो इसका हम्म, मतलब है हम अगले 100 साल, 200 साल भी सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि ये इश्यू सिर्फ़ एक ग्रुप नहीं है जो उठाए और सिर्फ़ अपनी कोई ग्रुप्स होते हैं अपने उसमें आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ भी पॉलिटिकल ग्रुप्स जाते हैं, हम्म, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स होते हैं, वो आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ जाते हैं। जब एक नेशन आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ जाता है तो उसकी बहुत सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं। तो ये हमने सस्टेन किया है पिछले 75 सालों से, तो आगे भी हमारा संघर्ष रहेगा और इसलिए रहेगा कि हम्म, हम लोग देखिए हमारे नेता शहीद ख्वाजा गुलाम अहमद ने एक बात कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, वो बात बहुत बड़ी मानी रखता है कि उन्होंने कहा था कि हथियारें नहीं लड़ती, हथियार जंगें नहीं लड़ते, लोग लड़ते बिल्कुल। हैं। और लोग कभी-कभी अगर हो तो हथियारों के बगैर भी लड़ाई लड़ी जाती है। तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने का कि हम नज़रियाती बुनियादों पर, आइडियोलॉजी की बुनियादों पर अपने आप को हमेशा मज़बूत रखते हैं और हमारी जिस तरह की मैंने आपको बताया कि साथ में जो पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन है, उनके पास यही ज़िम्मेदारी है कि अपनी आइडियोलॉजी को उसको प्रोटेक्ट रखें और उसको आगे के वंश को बढ़ाएँ, हमारे अपने बच्चों को बढ़ाएँ। तो जब तक एक भी बलोच रहेगा, तो ये हमारी संघर्ष रहेगी और उसमें ये बात मैं बिल्कुल इस बात को मानूँगा कि पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज है और पाकिस्तान के पास वेपन्स है। पाकिस्तान के पास यूएस की बहुत सहायता है, उसके साथ वो बिज़नेस करते हैं, उनको पैसे देते हैं। हम्म। अभी उनको एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसे मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आईएमएफ की लेकिन तरफ से हम भी पैसे दिए गए हैं अभी पाकिस्तान को। लोग जी हाँ, अभी रिसेंटली उनको पैसे दिए, कुछ कंडीशन रखे हैं, लेकिन उन कंडीशन में ये नहीं है कि आप लोगों को अपहरण नहीं करेंगे। कंडीशन यही होना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को एक क्राइम मानती है कि जो लोगों को अपहरण करके उनको गायब किया जाए, तो ये एक हम्म, क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बलोच के विरोध नहीं, सारे मानववाद के विरोध एक क्राइम है। इस पर सबको बोलना चाहिए, सबका अधिकार बनता है इस पर बात करें कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो क्राइम हो रहा है बलूचिस्तान में, इसको रोका जाए। और उन सब ने मिलकर ये बात तय की है। हम तो नहीं थे यूएन में, उन्होंने बैठकर ये बात तय जी। की है कि इसके विरुद्ध हम बात करेंगे। लेकिन हो रहा ये है कि पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं और पाकिस्तान अपनी टेररिज्म फैला रहा है, लोगों को अपहरण कर रहा है। हम
हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पाकिस्तान हमारा देश नहीं है। उनके रगों में हम पाकिस्तान के लिए नफ़रत बरते हैं, इसलिए बरते हैं, ये नहीं कि हम लोग पंजाबी के खिलाफ नफ़रत बरेंगे, ये नहीं कि हम किसी हुँ, एक व्यक्ति हम इस गुलामी के खिलाफ नफ़रत करते हैं जो हम पर मुसल्लत की गई है। हमें जो गुलाम बनाया गया, हम पर जो कब्ज़ा किया गया है, हम इसको विरोध हैं और ये जब तक हम पर कब्ज़ा रहेगा, जब तक हमारी ज़मीन पर हमारा जो एक आपकी आत्मीयत है, जो हमारा बनता है कि हम उस पर हमारी सरकार हो उस पर। बलोच की बात मानी जाए, बलोच जो करना चाहे, बलोच अपनी ज़मीन चीन चीन को बिज़नेस के लिए देगा और पोर्ट बनाने के लिए देगा, तो ये बलोच का बनता है। अगर हिंदुस्तान के साथ बलोच तय बिज़नेस करेगा कि करना है उसकी ज़मीन किस लिए किस कौन इस्तेमाल करेगा, किस लिए इस्तेमाल करेगा? मगर अगर हम चीन को नहीं देना चाहें, भारत को देना चाहेंगे तो हमारे हमारे पास ये राइट होना चाहिए। पंजाबी पंजाब में बैठकर, लाहौर में बैठकर, जी रावलपिंडी में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर ये कैसे तय करेगा कि बलूचिस्तान की ज़मीन चीन को देनी है? बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको उठाकर आप कैनेडियन कंपनी को किस उस पर देते हैं? हमारा हम जब चाहें बिल्कुल। किसको दें। हम अगर अफ़गानिस्तान अभी देखें, बलोच एक नेशन है। हज़ारों सालों से हमारा वजूद है। जब इस्लाम नहीं था, बलोच थे। बलोचों की तारीख बताती है कि बलोच थे और बलोचों ने सर्वाइव किया। बलोचों ने एक पर्शियन एक एम्पायर थे, अनुशेरवान सासानी उनका नाम है। तो हुँ, उर्दू लिटरेचर में आप देखें जो बलोचों के खिलाफ उन्होंने 1 लाख बलोचों को कत्ल किया था। नरसंहार पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा नरसंहार जिस पर कभी बात नहीं की जाती। 1 लाख बलोचों को उस समय 1500-1600 साल पहले उन्होंने 1 लाख बलोचों को कत्ल किया था, उनका नरसंहार किया था। और फिर शाना में फिरदौसी एक किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि फिर उन्होंने इसकी घोषणा की कि अब कोई बलोच बाकी नहीं रहा, ना कोई मर्द बचा है, ना औरत बची है, ना बच्चे बचे हैं, ना कोई छुपा हुआ रह गया है, सबको हमने मार दिया है। लेकिन बलोच फिर भी आज है, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, बलोच जिंदा रहा इतने बड़े नरसंहार के बाद भी। तो हम उस वक्त थे, हमने सरवाइव किया। तो आज आज हमें आप कहते हो कि आप अफगानिस्तान के साथ हम आपकी बात रखेंगे कि हमें अफगानिस्तान के साथ किस तरह के संबंध चाहिए। बलोच का जो संबंध है हजारों सालों से उसको आप मान नहीं रहे। और बलोचों का भारत हुँ, के साथ जो संबंध है, हमारे एक मकुरान के एक बड़े आदमी थे कादू मकुरानी। और मकुरान के लोगों ने यहाँ से जाकर जब वो गुजरात गए, उन्होंने अंग्रेजों के सामने हुँ। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी श्री कादू मकुरानी ने। तो हमारे रिश्ते हैं भारत के साथ हजारों सालों से। हिंगलाज माता है हमारी जमीन पर, जिनका हुँ, भारत का हर शख्स उनका उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। एक करतारपुर में पंजाब सिख पंजाबी हैं, उनका जो रिश्ता है तो आपने रास्ता दिया हुआ है, वो सारे जाते हैं वहां पर। लेकिन हिंगलाज में आप कहते हैं कि यहाँ कोई भारतीय नहीं आ सकता, यहाँ हिंदू नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कंडीशन इस्लामाबाद रखेगा। क्यों आप हमारी जमीन पर आप ईरान के साथ आप बताएंगे कि हमें किस तरह के संबंध रखने हैं। तो जब तक ये रहेगा तो हम हमारी लड़ाई रहेगी। शायद उसमें ऊंच-नीच आते रहे, शायद मुझे कल कत्ल किया जाए लेकिन मेरा बच्चा लड़ेगा, मेरी बेटियाँ लड़ेंगी और ये संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। रेहान साहब आपने बात की अभी कि पाकिस्तानियों के द्वारा आपके लोगों की बालूचियों का अपहरण, उनको गायब करने की जो बात आपने कही कि हाल में ही आपके 7-8 लोग फिर से गायब हुए हैं, जिसको लेकर के जो आपका जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है बीएनएम का, जो पाक, शायद उसका नाम पाक है। तो जी, जी, उन्होंने इस चीज़ की कड़ी निंदा की जी, इसकी निंदा की है और उन्होंने इसका डिटेल में बताया है कि कौन वो लोग हैं जिनको गायब किया गया है। क्या वो संख्या है, कितने लोग अभी तक अगर हम लोग बात करें, तो कितने लोगों को जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके कितने लोग गायब हुए हैं, कितने लोगों को मारा गया है, इसकी कोई संख्या है क्या आपके पास? कि नंबर ऑफ जी। जो देखिए, एक तरह से जो नंबर्स बहुत पुराने जो लोगों को अपहरण किया गया है। हुँ, हमारी पार्टी ने तो अभी रिसेंटली ही पाक डिपार्टमेंट बनाया है। इससे पहले हमारे हुँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो थे, वो इनका डिटेल थे, लेकिन हमने ये समझा कि बीएनएम के अंदर एक इसका डिपार्टमेंट होना चाहिए। जो हमारा पिछला सेशन हुआ था, तो उसमें हमने ये तय किया कि हम एक उसका रखेंगे, तो उसको पाक फिर बनाया गया। और अभी तो जब से पाक बना है पिछले 3-4 सालों से,
तो जो भी व्यक्ति को एनफोर्स डिसअपियर किया गया है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उन सब की हमारे पास तस्वीर हैं, हमारे पास डिटेल है, हम लोग जानते हैं वो लोग कौन हैं और जिनको उन्होंने कत्ल किया उन सब का हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन उससे पहले हमारे पास कोई इस तरह की प्रॉपर रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं रहा है। तो हम पूरी वो संख्या नहीं बता सकते कि कितना है, लेकिन वीबीएमपी की जो एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स उनका नाम है और उनको मामा कदीर उनके वाइस चेयरमैन है, काफ़ी जाने-पहचाने शख्सियत हैं। तो वो लोग बताते हैं कि ये जो संख्या है 30,000 से अधिक है। 30,000, 30,000। जी, जी, हाँ। और लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं। मैंने एक दोस्त को भी वो भेजे थे एक रिपोर्ट के लिए। तो मैं हमने ये देखा पिछले सिर्फ़ 3 महीनों में 300 से अधिक लोगों को अपहरण किया गया और उनमें से मैंने एक परसेंटेज उसका बनाया है, तो हमने ये देखा है कि हर 100 में से सिर्फ़ 45% लोगों को रिलीज़ करते हैं बाकी जो 50 कुछ लोग रहते हैं 50% से अधिक वो रिलीज नहीं होते वो बीच में गायब हो जाते हैं उनको बहुत सालों तक या तो अपहरण रखा जाता है 12-12 13-13 सालों से लोग अपहरण किए गए हैं अभी आप लेकिन और जो बच्चे लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये आरोप झूठे हैं, चाहे वहां के पत्रकार हो या फिर सरकार हो, वो कहती है कि ये आरोप झूठे हैं। जो भी लोग आप क्लेम कर रहे हैं कि गायब हुए हैं, या तो उन्होंने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है या फिर वो कहीं और चले गए हैं, जैसे अब्रॉड चले गए हैं, वहां जाकर के सेटल हो गए हैं। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? ये तो मुकम्मल झूठा आरोप है और हमारे जो लोग मारे जाते हैं पहाड़ों पर हम पूरा छाती ठोक कर सीना ठोक कर हम ये कहते हैं कि ये हमारे शहीद हैं इन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की संघर्ष में अपनी जान दी है हम उनका आदर करते हैं उनका नाम बताते हैं हम उनकी नाम कभी नहीं छुपाएंगे हम कहेंगे कि वो हमारे लोग हैं जो पहाड़ों पर भी गए हैं सबको पता जो देखिए बलूचिस्तान की लड़ाई गोरीला लड़ाई है अगर किसी को समझ में नहीं आती तो उसको समझना चाहिए कि आपके हमारे जो गोरिल्ला हैं अपने शहरों के अंदर रहते हैं कोई गायब नहीं होते अपने शहरों के अंदर रहते हैं और वहां पर उनका किसी फैमिली ने कहा है उनके उनके वालिदैन कहते हैं उनकी घर से ये बात कही जाती है कि हमारा लोग अपहरण किए कोई नहीं कहता इस तरह की बातें अगर वो लड़ाई में शहीद होते हैं तो हम उसकी घोषणा करते हैं कि ये लोग शहीद और कुछ लोग और एक बड़ी संख्या जो है जो उनको पता है कि ये लड़ाई में है, वो अपने घर में नहीं रहते, पहाड़ों पर रहते हैं, वो सबको उनका पता होता है। उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, वो तो वहीं पर रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कभी हमने इस तरह की वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आर्मी की भी रिकॉर्ड में है कि फलाँ शख्स है ये बलूचिस्तान के पहाड़ों में रहता है। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी कोई पाकिस्तानी सुन रहा है तो आज मुझे बताए एक लिस्ट दे कि ये लोग सारे पहाड़ों पर गए हुए हैं या बाहर मुल्क है और कोई एविडेंस दे उनकी कोई उनकी तस्वीर दिखा दे अगर अब्रॉड में है तो उनका एड्रेस बता दें और हमारे साथ मिलकर जाए उनको दिखा दें कि ये अब्रॉड में रहता है ये आपने इसको एनफोर्स डिसअपियर घोषणा की है इसकी तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं और फिर उन्होंने कुछ माना भी है हम लोग कहते हैं कि 30,000 लोग हमारे अब्डक्ट हैं वो कहते हैं कि 30,000 नहीं है 30,000 से कुछ कम है और सैकड़ों में बताते हैं हम लोग हजारों में बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं कि वो लोग नहीं मानते इस बात को उनके तो अदालतों में ये बातें चल रही हैं और उन्होंने एक कमीशन भी बनाया हुआ है इस पर तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये कौन सा सारी चीजें कमीशन है? क्या नाम है उसका कमीशन का? मेरे ख्याल में मिसिंग पर्सन कमीशन है उनका अच्छा। वो तो हेयरिंग भी कर रहा है जो जो उनकी कमीशन उन्होंने कमीशन बनाया है वो तो लोगों की ये जो उस पर कोई उनको छोड़ नहीं रहा लेकिन एक तरह से उन्होंने जिस गवर्नमेंट ने बनाई है तो फिर थोड़ा बहुत वो लोग दिखाते हैं लोगों को बुलाते हैं उनकी बात सुनते हैं फिर चल रहा है वो अच्छा, अभी हाल में ही इसी वर्ष मार्च के महीने में जो बालोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस करके एक ट्रेन थी जिसको हाईजैक किया और तकरीबन 200 पैसेंजर्स को बंधक बनाया और उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी कि जो भी बालोच के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको पाकिस्तान रिहा करे। अ, क्या संख्या होगी बालोच के पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो कि पाकिस्तानी जेल में अभी होंगे?
जितने भी लोगों को अपहरण करते हैं और पॉलिटिकल होते हैं, जितने भी अगर 30,000 उन्होंने बंदी बनाए हैं, तो उनका कहीं न कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है कई कई जगहों पर। एक तो सभी ये के बात पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। अधिक ज़्यादातर उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, छोटे लेवल पर होते हैं, बलूचिस्तान के बारे में सोचते हैं और नेशनलिस्ट व्यूज़ रखते हैं। हुँ, कुछ तो ऐसे हैं जिनको वो बोलते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट में भी कुछ आते हैं। मतलब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके भाइयों को उन्होंने उठाकर गायब किया हुआ है। जिनके किसी के चचा को गायब किए हुए, किसी के डॉक्टर सबिया का तो आपको पता है कि उनके वालिद को उठाकर गायब किया गया। डॉक्टर सबिया एक पीसफुल पॉलिटिशियन है, जो बीवाईसी की नेता हैं, बलोच यकजहती कमेटी की नेता हैं। हुँ, मारंग वगैरह जी, जेल में बंद किया गया है, डॉक्टर सबिया अभी तक उनके हाथ पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जब वो हाथ नहीं आए तो उनके वालिद को गिरफ्तार किया, उनको जेल में बंद किया हुआ, अभी तक जेल में हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हुँ, आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, हम आपके वालिद को छोड़ देते हैं। तो पॉलिटिकल हुँ, पनिशमेंट में जो भी लोग आते हैं उसमें कलेक्टिव पनिशमेंट में, तो उनमें से या तो पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं, वो बलूचिस्तान के शायरी कोई पोएट भी है, बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने पोएट्री की है, तो उनको पकड़कर जेल में बंद करते हैं। कुछ को बहुत जल्दी हुँ, सज़ा देकर छोड़ देते हैं, उनको मारते-पीटते हैं, उनको फिर छोड़ा जाता है, कुछ को तो काफ़ी सालों से उन्होंने बंद रखा है। हुँ। रेहान साहब, पाकिस्तान आप पे आरोप लगाता है कि जो आपका जो फ्रीडम का जो लड़ाई है, जो फ्री बालूचिस्तान मूवमेंट चल रहा है, उसमें कई सारे फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं और जिसमें वो बताता है कि उसमें भारत की बैकिंग आपको है, अफगानिस्तान की बैकिंग आपको है, यूरोपियन यूनियन की बैकिंग है। कितनी सच्चाई है इसमें कि कौन-कौन से देश आपको इस फ्री बालूचिस्तान मूवमेंट में समर्थन कर रहे हैं? ये जो आरोप देखिए, पाकिस्तान लगाता है कि जो फॉरेन एंटिटीज हैं, जो आपको समर्थन कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सच में वास्तविक में आपको किसी देश का समर्थन है या ये आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ मैं अपने मैं मैं बलबूते लड़ मैं रहे हैं? देखिए देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी देश का व्यक्ति हो जो बलूचिस्तान के बारे में सुनेगा, वो एक उसके दिल में दर्द हो, वो इंसान हो, मानव हो, तो वो तो बलूचिस्तान का समर्थन करेगा। उसको बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए। आप लोगों को अपहरण करेंगे, आप कहेंगे कोई इसका समर्थन नहीं करें। आप कह रहे हैं डंप डंप पॉलिसी, आपने हमारे 13 साल के बच्चों को पकड़कर जेलों में ठोसा हुआ है और आप कहते हैं कि भारत के लोग इस सब पर आपको शाबाशी दें, अफ़गानी इस पर तालियाँ बजाएँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और ईरानी आपको फूलों हुँ, का हार पहनाएँ कि आपने बहुत अच्छा किया है और जो यूरोपीय देश हैं वो आपके साथ और भी ज़्यादा आपको कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सच की बात को सुना जाता है, वो उसको एक समर्थन है। लेकिन जिस समर्थन की बात करता है कि वेपन्स आते हैं, पैसे आते हैं, इस तरह की कोई समर्थन नहीं है। और हम इस तरह की समर्थन की भी माँग करते हैं कि इन दोष देशों को हमारा कुछ और आगे बढ़कर समर्थन करना चाहिए। विशेष तौर पर भारत को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि वो क्योंकि वो भी हमारे साथ ही इस सबको भुगत रहा रहा है। जो हुँ, पाकिस्तान है उसको सिर्फ बलूचिस्तान नहीं भुगत रहा, उसको सिर्फ बलोच नहीं है, सिंधी भी भुगत रहे हैं और सिंधियों के साथ जो बँटवारा हुआ था, आप बँटवारा में जाकर माउंटबेटन प्लान को आप देखेंगे, तो उसमें हमने तो नहीं किया था। भारत के लोगों ने तो इस बँटवारे के प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ पॉलिटिशियन ज़रूर थे, मैं कहूँगा कठपुतली पॉलिटिशियन थे, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाकर हुँ, स्टडी करेंगे तो सारे के सारे इंडियन ब्रिटिश उसमें प्रॉक्सी की टाइप के पॉलिटिशियन थे, उनके एजेंट थे, उनके लिए काम करते थे। तो उन लोगों ने अगर उस बँटवारे को माना, तो लेकिन पूरे भारत में इस बँटवारे को कभी नहीं माना गया। तो मेरे हम लोग ये डिमांड रखते हैं कि भारत को इस बँटवारे से ही शुरू करना चाहिए। 11 अगस्त 1947 की बात से ही ये बात शुरू करनी चाहिए कि ये बँटवारा गलत हुआ है, हम इसको नहीं मानते और इस पर हम इसी पर काम करेंगे। पूरी दुनिया को ये बताएँगे कि जब तक इस बँटवारे के फैसले को रिवर्स नहीं किया जाता, इसमें यहाँ पर पीस होना संभव नहीं है, कोई शांति नहीं होगी। तो ये तो हम कहते हैं और एक बात हम ये भी रखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनमें सिर्फ भारत नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान जिनके साथ हमारे हज़ारों सालों से संबंध है, उसको हुँ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ और बिल्कुल ही बहादुरी के साथ ये बात कहनी चाहिए कि हम बलूचों का समर्थन करेंगे
क्योंकि पाकिस्तान को ये हक किसी ने नहीं दिया है कि वो बलूच देश पर कब्जा करे। और अगर वो समर्थन करेंगे तो उनको एक तरफ का लाभ नहीं होगा, बल्कि उनको उनको भी बलूचिस्तान की तरफ से एक तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान के पास जो पोटेंशियल है, बलूचिस्तान के जो रास्ते हैं, हम समझते हैं कि हम जिनको हजारों सालों से हमने रास्ता दिया है, जिनके साथ हजारों सालों से हमारे संबंध है, वो सिर्फ पाकिस्तान के एक सो कॉल्ड टू नेशन थ्योरी जो है सो कॉल्ड, उसके आधार पर ये सारी चीजें चीनी गई हैं कि जो पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको समर्थन मिलता है, भारत ने पैसे दिए और लोग कंपेन करते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके लिए जो 600-700 डॉलर थे और 4 घंटे का कैंपेन था, वो हमारे दोस्तों ने इकट्ठे किए। हम लोग 400-700 डॉलर भी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं, इसके लिए तो सारा पैसा हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। और बाकी जो वेपन्स की आप बात करते हैं, तो एक ब्लैक मार्केट भी है हमारे यहाँ पर। अफगानिस्तान में लड़ाइयां हुई हैं और पाकिस्तानी फौज से भी हथियार हम लोग छीनते हैं। हमारे जो समाचार हैं वो हथियार पाकिस्तानी आर्मी से भी छीनती है और बाकायदा इस पर वो लोग टारगेट करते हैं कि कहां पर जाना है। और हमें कुछ ऑपरेशन जो होते हैं बलूच फ्रीडम फाइटर्स के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जो ऑपरेशन करती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो ऑपरेशन करती है, या जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं एक दो, और वो जब ऑपरेशन करते हैं तो एक टारगेट ये होता है कि भाई अभी हमें वेपन्स चाहिए। तो वेपन्स के लिए हमें स्पेशल ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो वो लोग अपना वो करते हैं। तो सारी, और फिर पाकिस्तानी पैसे लेकर भी अपने हथियार भेजते हैं, तो वहां से भी कुछ आ जाता है। अच्छा। मुझे एक चीज़ समझाइएगा रेहान साहब, जहाँ अभी के समय में सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ कहीं पे भी थोड़ी-सी भी कोई चीज़ें अनहोनी होती है, कोई भी एक समुदाय है जिसका प्रोसिक्यूशन होता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो वो एक ग्लोबल न्यूज़ बनता है, वो वायरल होता है। जहाँ तक हम लोग भी सुनते हैं, आप भी बता रहे हैं कि इतने दिनों से बालूचियों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है। कहाँ कमी रह गई है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो बालूच के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है? देखिए क्या ये जो क्या कमी है? कहाँ पे लैग कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारा ग्लोबल कम्युनिटी हमारी बात सुन रही है। देखिए हमने अभी यूके पार्लियामेंट में हमारा एक कैंपेन, लॉबिंग कैंपेन हुआ था जुबली रूम में, यूके पार्लियामेंट, हुँ, बर्तानिया के पार्लियामेंट में जुबली जी, रूम में अभी रिसेंटली हुआ था, पिछले महीने के आखिरी दिन में हुआ था। तो हम जी, लोगों ने वहाँ उस जुबली रूम में अपनी बात रखी। जो बर्तानिया के एमपीज़ हैं और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो लोग आए, हमारी बातें सुनी, हमारे जो एनफोर्स डिसअपेयर्ड लोग थे, उनकी बातें सुनी। और जॉन मैकडॉनल्ड सर जी हैं, वो तो हमारा बहुत समर्थन करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरह के कई लोग हैं जो हमारे साथ उनकी वो अपनी आवाज़ मिलाते हैं, हमारी बात को बात की सहायता करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही आइसोलेटेड हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पा रहा। वैसे तो मेरे ख्याल में भारत भी ये चाहता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को फंड नहीं करे, वो कर रहा है। तो कभी-कभी स्टेट की बात भी नहीं सुनी जाती, लोग अपने लाभ देखते हैं। हुँ, और फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो सारे मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं बलूचिस्तान में, तो फिर इसका तो उन्होंने पूरे दुनिया को लालच दे रखा है। कैनेडियन को कहते हैं कि आप हाँ, यहाँ से लूट-मार करके ले जाएँ। अमेरिकन कंपनीज़ को कहते हैं कि आप आकर लूट कर ले जाएँ। सऊदी अरेबिया को कह रहा है, गल्फ को कह रहा है। तो वो सब अपना देख रहे हैं कि यार यहाँ से तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। वो मानते तो हैं कि बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो गलत हो रहा है। तो हुँ, हमें एक तरह से एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन की मेरे ख्याल में करनी चाहिए। उसमें हमें ज़्यादा सहायता चाहिए होगा, जो हमारे समर्थन करने वाले दोस्त हैं, उनको ज़्यादा बेहतर हुँ, इसमें होना चाहिए। तो मीडिया ब्लैकआउट जो है वो पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ को किसी को नहीं आने देता बलूचिस्तान में। क कहीं पिछले हुँ, 20 साल पहले वो उन्होंने नहीं आने दिया। डिक्लेन वॉल्श एक कहकर एक जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं मिला भी हूँ उस समय। तो आए थे बलूचिस्तान, उन्होंने घूमा, उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो उस पर अभी पाबंदी लगाया गया, वो बलूचिस्तान नहीं आ सकते। तो किसी को छोड़ते नहीं है। तो इस पर जो हुँ। इंटरनेशनल मीडिया है, उनको सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं मिल पाती। तो इसके लिए फिर देखिए भारत की और मीडिया शायद तो अगर यही हम एक वजह है जो
शायद यही एक वजह है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कोई व्यक्ति हो, जो बाहर जाके कुछ कहता है तो वो खबर बनती है और बाद में पता चलता है कि वो जो चीज है वो सही व्यक्ति से नहीं आई है, जो सही ऑर्गेनाइजेशन की खबर नहीं है, सही लोगों के द्वारा दी गई खबर नहीं है। जी हाँ, यही यही फिर यही ये इन चीज़ों को डिलिबरेटली करते हैं, जानबूझकर इस तरह की चीज़ें उन्होंने करते हैं, जैसा मैंने डेक्लेन वॉल्श का आपको बताया, उनको नहीं छोड़ रहे। हुँ, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे, जो बलूचिस्तान आए, उन्होंने बलूचिस्तान पर किताबें लिखी, फिर बाद में जब उनको पता चला कि ये लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उन्होंने उनका बलूचिस्तान में दाखिला उन पर पाबंदी लगा दी। अब उनको नहीं छोड़ते कि वो यहाँ पर आएँ। और लेकिन भारतीय मीडिया के आप अगर देखें तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको रोज़ाना कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बलूचिस्तान को कवर कर रहे हैं और काफ़ी उनकी अच्छी संख्या है। लेकिन फिर वही बात आती है कि भारत के जो मीडिया उसको फिर कहते हैं कि ये तो वैसे भी पाकिस्तान के विरोध में है, तो ज़्यादा नहीं सुनी जाती। इसके अलावा हुँ। अगर दूसरे कंट्रीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं, वो मीडिया है, वो अगर इस पर थोड़ा-सा काम करे, इस बात को समझे कि इस मीडिया ब्लैक होल कहते हैं हम इसको। जो मीडिया ब्लैक होल बनाया है पाकिस्तान ने, तो इससे खबरें किस तरह निकाली जाती हैं, तो उसको ज़रा इस पर सोचना चाहिए। देखिए जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ, तो इस पर तो मीडिया ने कवर किया। तो मेरे ख्याल हुँ, में जो लोगों को जाफ़र अपहरण एक्सप्रेस को किया ठीक-ठाक जाता है, कवरेज मिली थी। जी। ठीक-ठाक कवरेज मिली, तो पाक के रिपोर्ट को भी कवरेज मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हम लोग तस्वीरें लगाते हैं, ज़िंदा लोगों की तस्वीरें लगाते हैं जिनको अपहरण किया जाता है और उनके एड्रेस भी बताने को हम तैयार हैं, नाम बताने को तैयार हैं। सारी चीज़ें हम करेंगे। हम लोगों को अगर वो लोग करना चाहें, तो हम हमारे पास डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें हैं। हम ऐसी बात नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमें झूठ बोलना होता तो फिर हम मीडिया टाइप के लोगों का भी समर्थन करते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान पर बात हो रही है, जैसे भी हो। लेकिन झूठ पर अगर कोई बात होगी, झूठ के पाँव नहीं होते, उसे किसी न किसी दिन शिकस्त होती है। तो हम सच पर रहना चाहते हैं। रेहान साहब, आपने चाइना की बातचीत के दौरान चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है बालोच वाले रीजन में सीपीईसी के माध्यम से जो है कितना इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान और चाइना के संबंध हम सभी जानते हैं। चाइना से आप पाकिस्तान के खिलाफ तो आप मान लीजिए कि अघोषित या घोषित युद्ध लड़ ही रहे हैं, लेकिन चाइना से कैसे ओवरकम करेंगे? चाइना से डील करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? देखिए मेरे मैंने देखिए एक तो हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो साम्राज्य होता है वो कभी-कभी अपने ही चाल में फँस जाता है। तो पाकिस्तान का यही नज़र आता है, उसमें एक तो हुँ, बँटा हुआ है, 2 कोनों में बँटा हुआ है, उसके जो आर्मी हुँ, के कुछ लोग हैं, अमेरिका को समर्थन करते हैं और उसकी हुँ, गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अमेरिका को समर्थन करते हैं। अमेरिका के कहने पर ही उनका हुँ, सारा कुछ चलता है। तो एक छोटा-सा ग्रुप है, वो फिर चाइना को सपोर्ट कर रहा है, उसने चाइना से पैसे ले रखे हैं। बिलियन डॉलर्स बताते हैं कि जो सीपेक एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको वो कहते हैं, हुँ। हम लोग उसको ब्लैक कॉरिडोर कहते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारे जो गाँव थे और गाँव को उन्होंने वहाँ से उठवा दिया। पूरे के गाँव हमारे वीरान पड़े हुए हैं सीपेक की वजह से। फिर उनको उनको पैसे देकर नहीं कि आप जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन होती है, रोड आता है, तो लोगों को पैसे देते हैं कि भई आपका घर हमने तोड़ा है, लेकिन आप ये पैसे लें और इस जगह पर अपना घर बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लोगों पर फ़ौजें भेजकर हमले हुँ, करके लोगों को तंग किया, रोज़ जाते थे लोगों के घरों पर लोगों को मारते थे, उठाते थे, गायब करते थे। रेप तक हुए हैं लोगों के जो सीपेक रूट्स पर उनके घर थे। तो लोगों ने देखा ये तो हमारे साथ ऐसा और वो बेचारे वहाँ से निकल गए। ज़्यादातर लोग बलूचिस्तान के शहरों में ग्वादर, तुर्बत, कुज़दार पसनी जैसे जो हुँ, छोटे बड़े शहर थे, तो वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए और एक बड़ी संख्या में मगरिबी बलूचिस्तान जो ईरान के पास है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर बस गए हैं, तो इसी सीपीक रूट पर रहते थे। और अफ़गानिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में बलूच चले गए। तकरीबन हज़ारों की संख्या में ये फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ पर बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। तो ये सीपेक ने ब ब बलूचिस्तान को दिया है।
उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जब उनको कोई हेल्थ का इश्यू होता है तो उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, तो मगरबी बलूचिस्तान जो ईरान में है उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वहाँ तो महंगाई भी बहुत ज्यादा है। वहाँ अपने लोगों को तो ईरान फैसिलिटी देता है, उनको सब्सिडीज देता है, खाने-पीने में उनको पैसे भी मिलते हैं याराना हर एक व्यक्ति को। लेकिन वो जो बलोच वहाँ पर रह रहे हो तो उनको उनका कोई वो नहीं है, वो तो एक तरह से स्टेटलेस कैटेगरी में आते हैं। ना उनके बच्चे बच्चे के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड किसी बच्चे के पास नहीं है। बच्चे जब बीमार होते हैं, स्कूल में कोई नहीं बच्चे नहीं जा रहे हैं हमारे। बड़े-बड़े 1-2 100 नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में इस तरह के बच्चे हैं, जिनका कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं बनता और अस्पताल में उनकी डिलीवरी नहीं होती। बहुत बुरी स्थिति है उन लोगों की। तो ये सारा सीपेक रूट पर हुआ है और बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में आपने पूछा कि कैसे रोक पाएँगे? तो हमने रोका हुआ है। पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान वहां पर करना चाह रहा था 20 सालों में वो नहीं हो पा रहा और इसके मुकाबले में आप ग्वादर और चाबार को जब एक दूसरे के सामने रख देखें हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चाबार में तो बहुत सारी पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं और वहां पर हिंदुस्तान भी चाह रहा था कि जाकर चाबार पोर्ट में भागीदारी करे काम करे लेकिन हाँ। उसको भी वो नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर उन पर काफी बैन लगे हुए हैं लेकिन अगर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखेंगे, तो आप देखेंगे चाबार कहाँ से कहाँ पहुँच गया पिछले 10-20 सालों में और ग्वादर वहीं का वहीं है। उसकी सिर्फ वजह उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी संघर्ष और हमारे जो आर्म्ड स्ट्रगल के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फोकस में रखा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने अपना पहला आक्रमण किया था, वो चीन के विरोध किया था। उनको इससे पहले वो लोग शहरों में आज़ादी से घूमते थे, मार्केटों में जाते थे, जो चीन के लोग थे और कुछ लोग किसी इंग्लिश जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी ग्वादर में चीनी जाते थे पढ़ने वगैरह। तो एक तरह से वो घुल-मिल रहे थे। लेकिन हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आप लोग हमारे विरोध जो काम कर रहे हैं, एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चीन हमारे हम्म। क्षेत्र में आ रहा है और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं उनको। तो उन्होंने फिर बातों से तो कोई लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो बातों से जब ये बात नहीं बनी, तो जो बीएलएफ था, उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद बिल्कुल सारा कई 100 फुट दूर चला गया चीन अपने उस सारी चीज़ों से। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको रोके रखा है, उसकी जो रफ्तार है उसको बहुत ही स्लो हो चुकी है। मैं नहीं कहता ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन रफ्तार काफ़ी हद तक स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो लोग काम नहीं कर पाते। तो क्या बालूचिस्तान में जो इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या ये एक मुख्य वजह है जो ना ही पाकिस्तान चाहता है कि बालूचिस्तान हमसे अलग हो, एक आजाद देश बने, और साथ ही चाइना भी ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान का कंट्रोल उसके हाथ से निकले? क्या सिर्फ जी हाँ, नेचुरल रिसोर्स एक वजह? देखिए हमारे हमारे जो हिस्टोरियन हैं, हमारे जो लिखने वाले हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और हमारे यहाँ पर जी। कहावत के तरह से भी ये बात बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा था कि खुदा, अल्लाह भगवान गरीब को सुंदर बेटी ना दे। तो एक तरह से एक ऐसी बात कही जाती है, पता नहीं कहाँ की हम्म। कहावत है। भगवान गरीब को सुंदर बेटी भी ना दे। अगर उसको सुंदर बेटी हुई तो चारों तरफ से उससे पर हल्ले बोले जाएँगे। तो बलोच का यही मामला है। बलोचों को भगवान ने एक सुंदर देश दिया है और भगवान ने उस देश में बहुत सारे जो मिनरल्स रखे हैं और उसके जो दौलत है, तो इसकी वजह से बलोच बेचारे कमज़ोर भी हैं, तो वो सब इस पर ललचाई हुई नज़र से देख रहे हैं और ये आज से नहीं है, हम्म। हज़ारों सालों से यही चल रहा है। रेहान जी, बालूच अपनी खुद को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम लोग हाल का ही इतिहास देखें तो साउथ एशियन रीजन में बांग्लादेश एक देश है जो कि हाल के समय में आजाद हो पाया। ठीक है, और वो भी किस कॉस्ट पे आजाद हुआ, कितनी मान लीजिए मौतें हुई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस पे। बालूचिस्तान आजाद हो लेकिन खून ना बहे, इसके लिए क्या रास्ते आप देखते हैं कि किस प्रकार जो है बालूच आजाद भी हो सकता है और कम से कम लोग अपनी जान गंवाएं?
हाँ, इसका रास्ता है, ज़रूर है और पीसफुल रास्ता हमेशा रहता है। इसका तो एक ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, बलूचिस्तान में रह रही है, जो बाहरी आर्मी है, जो पंजाबी हैं, जो दूसरे जो एक पाकिस्तान की आर्मी है, उसको विथड्रॉ करना चाहिए बलूचिस्तान से, वो बाहर भेजे। और बलूच जो स्ट्रगल में कर रहे हैं, उनके साथ बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक बातचीत होनी चाहिए। और अगर हम कुछ चीज़ों पर मान लें कुछ चीज़ें कि ठीक है बलूचिस्तान एक आज़ाद देश होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये लाभ मिलेंगे जिस तरह आप लोग पानी दे रहे हैं ऊपर पाकिस्तान को, तो हम लोग शायद कुछ हुँ, चीज़ें दें, रास्ता दें और अगर पीसफुली हो जाए तो बहुत सारी वो नहीं कहते कि अगर दोस्ती में वो खीर माँगेंगे तो दूध माँगेंगे तो हम खीर देंगे लेकिन अगर वो बलूचिस्तान माँगेंगे तो हम खीर देंगे। तो ये बलूचिस्तान से विड्रा हो तो हम सबके साथ प्यार, मोहब्बत, प्रेम से रहना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान भी एक ऐसा रीजन है, यहाँ से जो भी होगा तो उसका लाभ पूरे रीजन को मिलेगा, भारत को सबसे ज़्यादा मिलेगा, अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलेगा और अगर ईरान और पंजाब अगर कोई स्टेट बाकी रहती है, तो मेरे ख्याल में अननेचुरल स्टेट है, उसको अनडू होना चाहिए। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान नाम का कोई स्टेट होना चाहिए। उसके कई कारण हैं, इस पर हम लोग बिल्कुल ही क्लियर कट बोलते हैं। एक हुँ, स्टेट पाकिस्तान के नाम से नहीं होना चाहिए। अगर पंजाब रहेगा तो रहेगा, तो बाकी पाकिस्तान के रहने का कोई कारण नहीं बनता। जब तक पाकिस्तान रहेगा, भारत में हमले होते रहेंगे। वहाँ पर जो लोगों के ज़हनों में ग़ज़वा-ए-हिंद का कन्नास भरा हुआ है, वो एक आइडियोलॉजी है, जिसको वो कई तरह से सपोर्ट करते हैं। 30,000 से अधिक उन्होंने टेररिस्ट फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, जिनको वो मदरसा कहते हैं। तो वहाँ से तो अब सुने एक व्यक्ति भी वहां से एक साल में निकले तो एक साल में 30,000 लोग आपके विरोध काम करने वाले निकलेंगे। वो अपने स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को अंडू करके ही किया जा सकता है, इसके बगैर तो नहीं होगा। हुँ। अ, समाज का एक तबका है रेहान साहब कि जब भी बालूचिस्तान को आजाद कराने की बात होती है और हमारे समर्थन की बात होती है, लोग कहते हैं कि बांग्लादेश को भी हमने आजाद कराया, ठीक है? और उसमें भारत ने किस तरीके से रोल प्ले किया हम सभी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश के आजादी के कुछ साल के बाद ही बांग्लादेश ऑलमोस्ट पाकिस्तान की लैंड टो करने लगा। अभी के हालात जो बांग्लादेश में है वो हम सभी जानते हैं क्या है। और जो वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, वो भी आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भारत समर्थन करे बालूचिस्तान को आजाद होने में, लेकिन कल को जो वहाँ हमारे लोग जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके साथ क्या होगा? ये सवाल जो है एक तबके के दिमाग में आता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस सवाल से? क्योंकि वहाँ बांग्लादेश मान लीजिए जी, मैं इस सवाल से परिचित हूँ। मैंने पहले सुना था इसका, मैंने कुछ वो किया था। देखिए, बांग्लादेश 1971 को आज़ाद हुआ, ठीक है? जी, 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश की आज़ादी की जो नेता थे, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है? रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को 1975 को 15 अगस्त 1975 को जिस दिन वहाँ भारत की आज़ादी का दिन था, उसको अपने तकरीबन पूरे खानदान से सिर्फ शेख हसीना मेरे ख्याल में उस समय वहाँ पर नहीं थी, उसको कत्ल किया गया जी, जी। 1975 को। तो कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि क्यों इसे कत्ल किया गया? कौन थे इसके हुँ, पीछे और किस लिए कत्ल किया गया? तो मेरे ख्याल में बंगालियों को भारत के साथ जो दोस्ती की सज़ा थी, वो पाकिस्तान अब भी दे रहा है और उन्होंने हुँ, 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करवाकर वहाँ उनकी हुकूमत का तख्ता धरण करके ये उनको एक एक सज़ा से पूरे खानदान को कत्ल किया गया। हुँ, तो मेरे ख्याल में बंगालियों के साथ अब भी उनको यह पाकिस्तान शायद नज़र नहीं आए या हम लोग देखना नहीं चाहे, लेकिन पाकिस्तान हुँ, अपने जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं, आइडियोलॉजिकल जमात इस्लामी जो वहाँ पर हुँ, बांग्लादेश में है, तो वो तो हुँ, अब भी पाकिस्तान ही है। बांग्लादेश जमात इस्लामी की सोच अब भी पाकिस्तान ही है। हमें 200 साल भी लगे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, लेकिन हम हुँ, अपनी आइडियोलॉजी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम ऐसा बलूचिस्तान चाहते हैं जिसमें सबको आज़ादी मिले। एक अरे अरे एक इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। इंसान होने के नाते उनको आज़ादी मिलनी चाहिए।
जमीन की आजादी, हम ये नहीं चाहते कि हमारी जमीन आजाद हो और कल पर कोई यहाँ पर आकर किंग बनकर बैठ जाए, जिस तरह सऊदी अरबिया में हुआ था। वहां पर उसको हुँ, जो संघर्ष चल रही थी उन लोगों को पीछे हटाया गया और हुँ, एक शख्स को आकर वहां पर किंग बनाया गया। बलूचिस्तान में भी जो बाहरी कुव्वतें हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो कभी-कभी इस तरह की खेल खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जहां पर डेमोक्रेसी होगी, जहां पर लोग अपने देश से प्रेम करने वाले होंगे, तो उन लोगों पर आप बाहर से अपनी बात नहीं मनवा सकते। यहाँ पर जो धन दौलत है, यहाँ के जो रास्ते हैं और यहाँ हुँ, की जो लोगों की सोच है, तो भारत तो एक बहुत बड़ा नमूना है हमारे पास, अगर हम उसको स्टडी करें। आज तक उसके आफ्टर शॉक्स भारत में आपको नजर आते हैं, तो हम पर भी उसके हैं। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्लियर बिल्कुल एक तरह से वाज़ेह तौर पर ये बात रखती है कि हम लोग इस तरह का बलूचिस्तान कभी नहीं चाहेंगे, जहाँ पर डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ पर लोगों को एक महिला हो, वो भी आज़ाद होनी चाहिए, किसी भी उसपे काला हो, जो भी उसका ट्राइब से उसका बिलॉन्ग करता हो, उसको अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके लिए बलोच नेशनल मूवमेंट संघर्ष कर रही है। इक्वालिटी, फ्रीडम और इंसाफ के लिए, जस्टिस। हुँ। रेहान, अंतिम सवाल। अ, आपकी भारत से और जो विश्व है, उससे क्या अपेक्षा है? कि वो किस तरीके से आपकी मदद करे आपकी इस पूरी लड़ाई में? देखिए भारत जो भी भारत के साथ तो हमारा जो प्रेम है, हमारे जो रिश्ते हैं, अगर हम लोग खंगालें, तो हम एक 2 दिशाओं में बहने वाले एक ही नदी के 2 अलग-अलग धाराएँ हैं। भारत हुँ, से हुँ, तो हम जब ये बात कह रहे हैं तो आप इसकी मानिए, हम एक ही नदी के 2 धाराएँ हैं, तो भारत से हमारे तो बहुत सारी चीज़ें हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और यही अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हम चाहते हैं कि उनका हमारे साथ जो रिश्ते हों, वो काफ़ी सबसे बढ़िया हों। क्योंकि हम इस रीजन में एक ऐसा रीजन चाहते हैं जो हमारे ज़हनों में है, इसमें अगर कल आप आना चाहें तो अपना ब्रीफ़केस उठाएँ और बलूचिस्तान के किसी भी शहर में आप आना चाहें, आप आएँ, अपनी छुट्टियाँ गुज़ारें, यहाँ पर घूमें-फिरें, वापस चले जाएँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम में से किसी को अगर नींद में अमिताभ बच्चन नज़र आए, तो कहें कब जाकर अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा होना है, तो यहाँ से उठकर वो वैसे ही विमान में बैठे या पैदल चले जाए या साइकिल पर चले जाए। तो एक ऐसा रीजन हम लोग चाहते हैं। तो क्यों यूरोप कैसा है? क्यों 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 इसने बनाया? तो हम उस ख्वाब के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के साथ तो हम यही चाहते हैं कि उनके साथ वो हमें अपना मानकर और हमारे लिए हमारे अपने हिस्से की जो लड़ाई उसका हमारा उस पर अधिकार है। हमारा क्यों उस पर अधिकार है? क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो भारत के बँटवारे से बना। ये हम पर भला जो हुँ। बना है, ये भारत का एक हिस्सा था जो हम पर ये ज़ुल्म ढा रहा है, तो भारत उसको रोके। हुँ। ठीक है, धन्यवाद रेहान ऑर्गेनाइज़र से बात करने के लिए। और रेहान का कहना है कि उनको विश्व में अगर सबसे ज़्यादा किसी भी देश से अपेक्षा है तो वो भारत से है, क्योंकि भारत और बालूच के रिश्ते पुराने हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं। और यही एक वजह है जो बालूचिस्तान भारत की तरफ देखता है कि वो इस आज़ादी की लड़ाई में उसके साथ खड़ा होगा और तब तक साथ देगा शायद, तब जब तक बालूचिस्तान आज़ाद ना हो जाए। रेहान, ऑर्गेनाइज़र से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।